कक्षा 12 राजनीति विज्ञान में पाठ्य पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति पाठ 4 भारत के विदेश संबंध पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर हल कर रहे हैं। पहला प्रश्न, इन बयानों के आगे सही या गलत का निशान लगाएं। गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने के कारण भारत सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों की सहायता हासिल कर सका, सही है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध शुरुआत से ही तनावपूर्ण रहे, बेटा ये गलत है। शीत युद्ध का असर भारत पाक संबंधों पर पड़ा, ये भी सही है। नेक्स्ट है, 1971 की शांति और मैत्री की संधि संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत की निकटता का परिणाम थी, बेटा ये गलत है। जो ऑप्शन नंबर ग है ये गलत है। फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, थर्ड सही है और फोर्थ गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का सही जोड़ा मिलाएं, अपने को मिलान करना है बेटा। 1950 से 64 के दौरान भारत की विदेश नीति का लक्ष्य, बेटा 1950 से 64 के दौरान भारत के जो प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, उनकी विदेश नीति के 3 लक्ष्य थे। पहला, क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा, दूसरा भारत की संप्रभुता की रक्षा और तीसरा भारत का आर्थिक विकास। तो पहले से अपन मिलान करेंगे, सेकंड ऑप्शन। दूसरा, पंचशील के सिद्धांत, ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिए गए और पड़ोसी राष्ट्रों के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के ये 5 सिद्धांत थे। 29 अप्रैल 1954 को पंचशील के सिद्धांत दिए गए। बांडुंग सम्मेलन 1955 में हुआ और इसकी परिणति गुटनिरपेक्ष आंदोलन के रूप में हुई। बांडुंग सम्मेलन को गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव कहा जाता है। दलाई लामा, दलाई लामा बेटा तिब्बत के धर्म गुरु थे, तिब्बत के धार्मिक नेता, और चीन के द्वारा 1950 में तिब्बत को हड़प लिया गया अपने विस्तारवादी नीति के कारण। इसके पश्चात वहां पर तिब्बती संस्कृति का उत्पीड़न शुरू हुआ और तिब्बत के जो धार्मिक नेता थे दलाई लामा, वो भारत में आ गए। नेक्स्ट प्रश्न, नेहरू विदेश नीति के संचालन को स्वतंत्रता का एक अनिवार्य संकेतक क्यों मानते थे? अपने उत्तर में 2 कारण बताएं और उसके पक्ष में उदाहरण भी दें। नेहरू विदेश नीति के संचालन को स्वतंत्रता का एक अनिवार्य संकेतक इसलिए मानते थे क्योंकि विदेश नीति का संचालन वही देश कर सकता है जो स्वतंत्र हो। क्योंकि 1947 से पहले क्या अपनी कोई विदेश नीति थी? हम अपनी विदेश नीति का संचालन कर सकते थे? नहीं। एक पराधीन देश अपनी विदेश नीति का संचालन नहीं कर सकता क्योंकि वह दूसरे देश के अधीन होता है। 1947 से पहले भारत स्वयं अपनी विदेश नीति का संचालन नहीं करता था, बल्कि ब्रिटिश सरकार करती थी क्योंकि हम ब्रिटिश सरकार के अधीन थे। और इसीलिए पंडित नेहरू विदेश नीति के संचालन को स्वतंत्रता का एक अनिवार्य संकेतक मानते थे। नेक्स्ट प्रश्न, विदेश नीति का निर्धारण घरेलू जरूरत और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के दोहरे दबाव में होता है। 1960 के दशक में भारत के द्वारा अपनाई गई विदेश नीति से एक उदाहरण देते हुए अपने उत्तर की पुष्टि करें। बेटा किसी भी देश की विदेश नीति का निर्धारण जो होता है उसकी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अंतर्गत होता है। प्रत्येक राष्ट्र विदेश नीति बनाते समय अपनी घरेलू जरूरतों को और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखता है। उदाहरण के लिए भारत ने 1960 के दशक में जो विदेश नीति अपनाई उस पर चीन और पाकिस्तान के युद्ध, अकाल, राजनीतिक परिस्थितियां और शीत युद्ध का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जाता है। यानी आंतरिक यानी घरेलू नीतियां और बाहरी परिस्थितियां दोनों विदेश नीति को प्रभावित करती है। नेक्स्ट प्रश्न, अगर आपके भारत की विदेश नीति के बारे में फैसला लेने को कहा जाए तो आप इसकी किन 2 बातों को बदलना चाहेंगे? ठीक इसी तरह यह भी बताएं कि भारत की विदेश नीति के किन 2 पहलुओं को आप बरकरार रखना चाहेंगे। अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। भारत ने विदेश नीति में चीन और पाकिस्तान के साथ जिस प्रकार की नीति अपनाई उसमें बदलाव की आवश्यकता है क्योंकि उसमें वांछित परिणाम नहीं मिल पा रहे। और इसी प्रकार वर्तमान समय में भारत को में शीत युद्ध का कोई अस्तित्व नहीं रह गया। जहां तक विदेश नीति के 2 पहलुओं को बरकरार रखने की बात है तो प्रथम गुटनिरपेक्षता के अस्तित्व को बनाए रखना चाहिए, तो ये भारत की विदेश नीति का मूल आधार है। दूसरा, भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग जारी रखना चाहिए क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। पहला है भारत की परमाणु नीति और दूसरा है विदेशी नीति के मामलों पर सर्वसम्मति। पहले अपन भारत की परमाणु नीति की बात करते हैं। भारत की जो परमाणु नीति है, अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य को अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को निपटाने के लिए मध्यस्थ का रास्ता अपनाने संबंधी निर्देश दिए गए हैं।
और भारत ने भले ही 1974 में परमाणु परीक्षण कर लिया, 1998 99 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी 5 परमाणु परीक्षण किए गए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी परमाणु नीति को स्पष्ट किया और भारत कहा कि भारत किसी देश पर पहल नहीं करेगा परमाणु हमला करने के लिए। विदेश नीति के मामलों की अगर अपन बात करते हैं तो सर्वसहमति की आवश्यकता है, क्योंकि यदि एक देश की विदेश नीति के मामलों में सर्वसहमति नहीं होगी तो वह देश अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपना पक्ष प्रभावशाली ढंग से नहीं रख पाएगा। भारत की विदेश नीति के महत्वपूर्ण बिंदुओं जैसे कि गुटनिरपेक्षता, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विरोध, दूसरे देशों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना इत्यादि पर सदैव सर्वसहमति बनी रही है, शुरुआत से लेकर के वर्तमान तक। हालांकि कुछ नए पहलू उसमें जुड़ते गए। अगला प्रश्न है, भारत की विदेश नीति का निर्माण शांति और सहयोग के सिद्धांतों को आधार मानकर हुआ, लेकिन 1962 से 72 की अवधि यानी महज 10 सालों में भारत को 3 युद्धों का सामना करना पड़ा। क्या आपको लगता है कि भारत की विदेश नीति की सफलता अथवा असफलता आप ऐसे अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के या फिर इसे अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का परिणाम माना जाए? तो अपने मंतव्य के पक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए। तो बेटा अगर अपन बात करें तो आजादी के समय भारत ने अपने विदेश नीति का निर्माण शांति और सहयोग के सिद्धांतों के आधार पर किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों के साथ शांति और सहयोग भारत ने चाहा, परंतु 1962 से लेकर के 1972 तक भारत को 3 युद्ध लड़ने पड़े। 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965 में भारत पाक युद्ध, 1971 में भारत पाक युद्ध। कुछ हद तक भारत की विदेश नीति की असफलता मानी जाएगी, क्योंकि बेटा इसका एक रीजन है, चीन ने जब विस्तारवादी नीति अपनाई, चीन ने अपनी सैनिक शक्ति का पर ध्यान दिया, तो हमें भी क्या करना चाहिए था, हमें भी अपनी सैनिक शक्ति को मजबूत बनाना आवश्यक था। और इस चीज को अगर मैं अपने नजरिए से कहूं तो भारत की विदेश नीति की असफलता अपन मानते हैं। सिर्फ इसे अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का परिणाम नहीं माना जा सकता। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी विदेश नीति के अंतर्गत सभी पड़ोसी देशों पर विश्वास जताया, परंतु चीन और पाकिस्तान ने उस विश्वास को तोड़ दिया और इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां जैसे कि शीत युद्ध ने पाकिस्तान को भारत पर आक्रमण करने के लिए उकसाया, वो भी जिम्मेदार रही। अगला प्रश्न, क्या भारत की विदेश नीति से झलकता है कि भारत क्षेत्रीय स्तर की महाशक्ति बनना चाहता है? 1971 के बांग्लादेश युद्ध के संदर्भ में इस पर विचार करें। अगर भारत की बात करें, दक्षिण एशिया की बात करें, तो भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली देश है। भारत की विदेश नीति का संचालन इस प्रकार से किया गया कि भारतीय उपमहाद्वीप में एक महाशक्ति बनकर उभरे, क्योंकि यदि भारत इस क्षेत्र में एक महाशक्ति बनकर उभरता तो इससे क्षेत्र के सभी देशों को लाभ पहुंचेगा और 1971 के युद्ध से ये बात स्पष्ट होगी कि भारत एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। वर्तमान में भी भारत की जो विदेश नीति एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, आर्थिक महाशक्ति भी और राजनीतिक महाशक्ति भी। नेक्स्ट प्रश्न, किसी राष्ट्र का राजनीतिक नेतृत्व होगा बेटा यहाँ पे, किसी राष्ट्र का राजनीतिक नेतृत्व किस तरह उस राष्ट्र की विदेश नीति पर असर डालता है? भारत की विदेश नीति के उदाहरण देते हुए इस प्रश्न पर विचार कीजिए। विदेश नीति के निर्माण में उस देश के राजनीतिक नेतृत्व का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व की विचारधारा के आधार पर ही देश की विदेश नीति का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए भारतीय विदेश नीति पर इस राष्ट्र के महान नेताओं के व्यक्तिगत तत्वों का प्रभाव पड़ा। पंडित नेहरू के विचारों से हमारी विदेश नीति पर्याप्त प्रभावित हुई। पंडित नेहरू ने साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, फासिस्टवाद के घोर विरोधी थे। वे समस्याओं का समाधान करने के लिए शांतिपूर्ण मार्ग के समर्थक थे। वह मैत्री, सहयोग और सहअस्तित्व के पोषक थे, साथ ही अन्याय का विरोध करने के लिए शक्ति प्रयोग के समर्थक थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने विचारों के द्वारा हमारी विदेश नीति के ढांचे को डाला। पणिक्कर जैसे महान नेताओं के विचारों ने भी हमारी विदेश नीति को प्रभावित किया। शास्त्री जी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के कल में हमने अपनी विदेश नीति के मूल तत्वों को कायम रखते हुए इसमें व्यवहारिक तत्वों का प्रयोग किया और अपनी विदेश नीति को सार्थक बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री में भी अपन देख सकते हैं, उन्होंने भी विदेश नीति को पर्याप्त रूप से प्रभावित किया। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उनकी विदेश नीति भी व्यवहारिक है, सक्रिय है। तो राजनीतिक नेतृत्व है विदेश नीति को स्पष्ट रूप से प्रभावित करता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित अवतरण को पढ़े, इसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गुटनिरपेक्षता का व्यापक अर्थ है अपने को किसी भी सैन्य गुट में शामिल नहीं करना। इसका अर्थ होता है कि चीजों को यथासंभव सैन्य दृष्टिकोण से न देखना, इसकी कभी जरूरत आन पड़े तब भी किसी सैन्य गुट के नजरिए को अपनाने की जगह स्वतंत्र रूप से विचार करना, सभी देशों के साथ दोस्ताना रिश्ते कायम करना। तो बेटा नेहरू सैन्य गुटों से दूरी क्यों बनाना चाहते थे?
बेटा इसका रीजन है पंडित नेहरू सैन्य गुटों से इसलिए दूरी बनाना चाहते थे क्योंकि किसी भी सैन्य गुट में शामिल होकर एक देश अपनी खुद की स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण नहीं कर पाता। इसके साथ साथ सैन्य गुटों को भी इससे बढ़ावा मिलता है और इसीलिए नेहरू सैन्य गुटों से दूरी रखना चाहते थे। क्या आप मानते हैं कि भारत सोवियत मैत्री की संधि से गुटनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। हालांकि 1971 की भारत सोवियत मैत्री की संधि से गुटनिरपेक्षता के सिद्धांतों का हम उल्लंघन नहीं मानते, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक ऐसा मानते हैं। हालांकि भारत ने इस संधि के पश्चात भी भारत गुटनिरपेक्षता के मौलिक सिद्धांतों पर कायम रहा था। जब सोवियत संघ की सेनाएं अफगानिस्तान में पहुंची तो भारत ने उसकी आलोचना की। अगर सैन्य गुट न होता तो क्या गुटनिरपेक्षता की नीति बेमानी होती? यदि विश्व में सैन्य गुट नहीं होते तो भी गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता बनी रहती, क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना शांति और विकास के लिए की गई थी। शांति और विकास के लिए चलाया गया कोई भी आंदोलन कभी भी अप्रासंगिक नहीं हो सकता। वर्तमान में भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन प्रासंगिक बना हुआ है। धन्यवाद बेटा। अगर वीडियो पसंद आता है लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।